कहा है कि ये बहुत डिस्ट्रेसिंग है, जब हिस्ट्री जज करेगा तो ये भी कहेगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हार्शली बिल को पास किया बिना डिबेट के, बिना अकाउंटेबिलिटी को तलाशे हुए। देखिए, सारे बिल पर्याप्त डिबेट के बाद पारित हुए और हम तो चाहते थे कि विपक्ष सदन के अंदर मौजूद रहे। देखिए, बहुमत हमारे पास है, हम किसी भी बिल को पारित करा सकते हैं, लेकिन विपक्ष की बात को सुनना सत्ता पक्ष चाहता है। लेकिन आप प्ले कार्ड लेकर आएंगे, अब वेल में चले जाएंगे। जब एक आम सहमति बनी कि नए संसद भवन में कोई प्ले कार्ड लेकर नहीं आएगा, फिर विपक्ष के लोग प्ले कार्ड लेकर कैसे आए, फिर वेल के अंदर कैसे चले गए, और लाख मना करते रहे धनखड़ साहब, फिर भी लोग माने नहीं, तो आखिर क्या उपाय? हमको क्या दिक्कत है? आप किसी भी बिल पर अपना जो भी सुझाव देना हो, अब सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप अगर वेल में आएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, अनुशासनहीनता का पैदा करेंगे, तो फिर उपाय क्या, विकल्प क्या है? इसलिए उनको निकाला गया। और ये कोई पहली बार तो सदन से लोग निष्कासित नहीं हुए हैं। पिछले 75 साल के अंदर दर्जनों घटनाएं हैं जिसके अंदर बड़ी संख्या में विपक्ष के लोगों को सदन से सस्पेंड किया गया या निष्कासित किया गया। इसलिए आरोप लगाना उचित नहीं होगा और इसमें धनखड़ साहब की कोई भूमिका नहीं है। ये तो जब प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पारित हुआ है, बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है, तो आप अगर वेल में नहीं जाते, प्ले कार्ड लेकर नहीं आते, तो अपनी बात आपको कहने का पूरा मौका मिलता। आपकी संख्या के अनुपात में आपको पर्याप्त समय मिलता हर विषय पर बोलने के लिए। तो इसलिए ये झूठा आरोप धनखड़ साहब पर लगाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी तरफ जो कानून है जो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा का मंजूरी मिला है, उसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दिया है। देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है ये, क्योंकि 168 साल पहले आईपीसी बना था। लॉर्ड मैकाले, जिसको पूरी दुनिया और देश जानता है, उसी लॉर्ड मैकाले की ये देन थी। तो वो जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजी राज को बनाए रखने के लिए थे। जो पुराने कानून थे वो भारतीयों को दंडित करने के लिए बने थे, न कि भारतीयों को न्याय देने के लिए। तो इतनी बड़ी हिम्मत का काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि सीआरपीसी, आईपीसी और जो एक तीसरा और जो कानून है, इन तीनों, एविडेंस एक्ट, इन तीनों को नए संदर्भ में और इसको लिखा गया है और पर्याप्त इसमें लोगों की राय ली गई। हजारों लोगों से, सांसद, विधायक, राज्य सरकारें, अधिवक्ता, तो लगभग 2.5 साल, पौने 3 साल तक इस पर बहस चली है। उसके बाद ये बिल आया। लेकिन विपक्ष का तो काम हर बात का विरोध करना। ये कह रहे हैं कि ज्यादा ड्रेकोनियन है। मेरा सवाल यही है कि पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री रहे हैं देश के और रहे हैं कि ये तो और भी आईपीसी जो है और ज्यादा ड्रेकोनियन हो गया है। देखिए, जो पहले सेडिशन था, यानी राजद्रोह, तो हमारी सरकार ने राजद्रोह के प्रावधान को खत्म कर दिया और देशद्रोह के प्रावधान को कठोर कर दिया गया। कोई अगर देश की सीमाओं के बारे में, देश के संसाधनों के बारे में, देश के जो मानवीय मूल्य हैं उन पर अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, कोई देश की एकता और अखंडता पर अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, तो वैसे लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तो क्या चिदम्बरम साहब चाहते हैं कि देशद्रोह करने वाले, देशद्रोह के कार्य में लिप्त रहने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए? अन्यथा इस पूरे कानून के अंदर महिलाओं को, बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रेप, बलात्कार करने वालों को कठोर से कठोर दंड का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। छोटे मोटे अपराध के लिए कोई प्रावधान ही नहीं था। अगर कोई चेन स्नैचिंग करता है तो उसके लिए कोई कानून में प्रावधान ही नहीं था। कम्युनिटी सर्विस, छोटे मोटे अपराध के लिए, और उसको समाज सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ही प्रगतिशील कानून है और नए संदर्भ में नई तकनीक का कैसे इस्तेमाल हो, नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो, उन सारी बातों का प्रावधान करते हुए और ये तीनों कानून बने। बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पे बाहर आए, श्रद्धांजलि भी दी, साथ में यह भी कहा कि बड़े दिल के थे अटल बिहारी वाजपेयी, हमने उनके साथ काम किया, उन्होंने पहली बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन साथ में यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि नाराज चल रहे हैं। कोई व्यक्ति कभी कहेगा क्या कि मैं नाराज हूं? ये कहना ही इस बात का पर्याप्त संकेत है कि वो नाराज थे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? और जो पटना में प्रचार किया गया था
कि वो संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया। तो कोप भवन में गए हुए थे, 20-22 दिन के बाद पहली बार निकलकर मीडिया के सामने आए हैं, तो उनके खंडन करने से नाराजगी दूर नहीं हो जाती है। आखिर राहुल गांधी को क्यों फोन करना पड़ा? वो इसीलिए फोन करना पड़ा कि उनको मालूम था कि ये नाराज हैं। और नीतीश जी का स्वभाव है कि रह रहकर वो कोप भवन में चले जाते हैं, रह रहकर वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की आवश्यकता पड़ती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रशंसा कर रहे थे, तो उनका मकसद अटल जी की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि उसी बहाने वर्तमान शासन से तुलना करना। ये देखिए अटल जी की सरकार कैसी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी है। अरे नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी कोई अलग थोड़ी है, उसी परंपरा के वाहक है नरेंद्र मोदी। लेकिन ये लगता है कि इस प्रकार का बयान देकर नरेंद्र मोदी और अटल जी की सरकार में एक हम तफरका पैदा कर सकें, भेदभाव पैदा कर सकें, उसमें ये कभी सफल नहीं हो सकते। देखिए जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि मारन हो, ये सारे लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो इनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे तो इनको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। तो इस तरह का बयान देने से उनको आगे आने वाले चुनाव के अंदर भारी राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।